मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों अब जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you so much, Hima sir. ताड़ साहब 2-4 बातें आज आपसे करनी है। अभी तो हम वो श्रीलंकन को भूले नहीं थे जिसको हमने कत्ल किया, उसको जलाया और फिर उसके करोड़ों अरबों रुपए भी उनको दिए। और ये किस तरह का हमारा मुआशरा है कि ये हम पहले बंदे मारते हैं, फिर माफ़िया माँगते हैं और इमरान खान साहब कहते थे जब तक मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ दोबारा ऐसा वाक़या कभी नहीं हो सकता। ये क्यों हुआ? और अभी भी जो बहुत सारे लोग हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं जो उस बंदे को जो मारा गया जिस तरह से, और उसके ऊपर अभी तो इल्ज़ाम भी साबित नहीं हुए। ये कानून को क्यों हाथ में लोते हैं लोग जो है पाकिस्तानी लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं? खान साहब ने आज एक ट्वीट की है और मैं खासकर ये कहना चाहूंगा कि आपके हमारी जो रूलिंग एलीट है, जाहिर है जो अभी रजीम ये अगर जा रही है, कोई इनके कजन ही आएंगे तो इनको चाहिए कि ये कुछ अल्फाज अपनी डिक्शनरी से निकाल दें कि इमरान खान साहब ने दुख का इजहार किया है, कानून को हाथों में नहीं लेने देंगे, आईनी हाथ से डील करेंगे, कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा, नोटिस ले लिया गया है, आईजी साहब से रिपोर्ट तलब कर ली है, कमीशन बना दिया गया है, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। तो ये घिसे पिटे अल्फाज जो है इनसे आगे चलें, इनसे आगे निकलें। और मैं खास कर ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से फजलुर रहमान साहब एक सूबे से जीत चुके हैं, जिस तरीके से आप टीएलपी के साथ डीलिंग कर ली है आपने और कौम को अभी तक आपने नहीं बताया कि वो डील क्या थी, उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले, बलूचिस्तान के आपके हालात खराब, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी, आपका और अफगानिस्तान का सिर्फ 19-20 का जो है फर्क रह चुका है। ये बिल्कुल इसी तरह होता रहेगा क्योंकि जब तक आप पिछले केसों के या इन केसेस के ऊपर सजाएं नहीं देंगे, इनके फैसले नहीं करेंगे, हौसला अफजाई होती रहेगी। आज का जो वाकया हुआ है वो कहते हैं कि उस एरिया में हुआ है जहां मौलाना जमील साहब जो है उनका वो गांव था, मुश्ताक नामी आदमी था, पिछले 15-20 साल से ज़हनी तौर पर बीमार था और थाने के अंदर से निकाल के सुना मारा गया है। जो सबसे बड़ी बात है कि कानून हमारा किस तरीके से मफलूज हो चुका है, हमारा जुडिशल सिस्टम, हमारी अदालतें किस तरीके से जो है वो मफलूज हो चुकी है। और फिर उसकी जो अफसोस वाली बात यह है कि उसकी डेड बॉडी को लटकाया गया है। वहां मौलाना अशरफी गए हैं, उन्होंने ये जाके सर्टिफाई किया कि वो बंदा ज़हनी तौर पर बीमार था। उसकी बीवी बच्चे अपने साथ लेके जाके छोड़ चुकी थी। वो खैरात मांग कर सड़कों पे गुजारा करता था। उसके ज़हनी हालात ये थे और उसको बजाय कि उसका इलाज कराया जाए, ये किया आपने। फिर आवाम ने वही किया कि उसकी डेड बॉडी के साथ लटकती हुई से सेल्फियां बनाई गई हैं और वो वायरल है इस वक्त पाकिस्तान। और यहां पे जो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि आपका अभी आपको पता बाजवा साहब अमेरिका आना चाह रहे थे, वो आना चाह रहे थे तो आपका क्या ख्याल है किस यहां पे वो क्वेश्चन नहीं होने थे कि आपके वहां पे ह्यूमन राइट्स के हालात क्या है, आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या है। वजीर आजम साहब अगर चाइना में जाके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं तो इन सर्कमस्टांसेस में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा यहाँ पे आके। और ये अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस जो बलूचिस्तान पे वो बीएलए वालों ने अटैक किया, चीमा साहब 4 दिन कहते हैं वो जंग जारी रही है वहां पे और उनके पास इतना हाईली सोफिस्टिकेटेड असला और उनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त थी आप सोच नहीं सकते। टेलीफोन जामर थे लेकिन वो सैटेलाइट टेलीफोन और हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के साथ वो अटैक उन्होंने किया वहां पे। और जो उनका तरीकाकार था वो बिल्कुल वो जिस तरीके से उन्होंने पहले एफसी की बिल्डिंग पे आके अटैक किया बारूद भरी गाड़ी के साथ, तो वो बड़े ट्रेंड लोग थे। लेकिन अब ये सोचना ये है कि हमारे फैसले करने वाले लोग, हमारे ये सारे एक पेज वाले लोग ये क्या 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 सोच रहे हैं, हम कहां जाना चाहते हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके ज़हन में अफगानिस्तान का मॉडल है, आपके ज़हन में सोमालिया का मॉडल है, आपके ज़हन में किस किस कंट्री को आप सामने टारगेट रख के आप अपनी मंजिल का तयन कर रहे हैं। मैं एम कंफ्यूज्ड। खान साहब यहां पे देखें, एक मिनिस्टर साहब ने फरमाया
काश हम सऊदी अरेबिया होते तो पैसे निकलवा लेते। तो आपको आपके हाथ किसी ने बांधे। लेकिन सऊदी अरेबिया में, अगर सऊदी अरेबिया का मॉडल, खान साहब जो है वो कहते हैं मैं चाइना का मॉडल, और उथे तो बंदा फड़ के गोली मार देंगे जे। रिश्वत वहां ले या कोई अपने मुल्क के साथ करे तो उनका ये भी स्टाइल देखे ना कि किस तरीके से स्पीडी ट्रायल करके वो गोली मार देते हैं। मैं आप सिर्फ चूरियां खाने की मिसालें वहां से लाते हैं, आप सजा जजा की मिसालें नहीं लाते। सऊदी अरेबिया में वो जिस तरह गले उतारते हैं, बाजू उतारते हैं, वो भी देखे उनके। लेकिन आप ये अदालतें देखें, ताकतवर बंदे का गवाही को नहीं बनता वहां पे, लोग डरता इस तरीके, गवाही को नहीं देता। तो ये एक अजीब सा, एक मेरा मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर, मैं अभी पिछला जख्म नहीं भरा था सियालकोट का, जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया। पाकिस्तान के अंदर हर वाकया, चाहे वो किसी हिंदू कम्युनिटी से हो, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, चाहे उन्होंने अगले दिन सियालकोट में किया है, आज ये हुआ है, ये एक रसते हुए नासूर है पाकिस्तान के चेहरे पर। और जब तक आप इनको नहीं भरेंगे, दुनिया आपके साथ खड़ी नहीं होगी। आज आप दुनिया में कंप्लीटली आइसोलेटेड है, तान तनहा है, आपके सारे नेबर आपसे नाराज हैं, दुनिया में आपका कोई, बिल्कुल आप सड़क पर हैं इस वक्त। बिल्कुल जिस तरीके से आप लोगों से मांग मांग के आप दिन चला रहे हैं, मांग मांग के, हर पाकिस्तान तो नहीं चलता, मांग मांग के तो प्रॉपर्टियां आप ले रहे हैं लंदन और दुबई की। पाकिस्तान में तो पैसा वैसे कमी नहीं है, वहां पैसा तो बहुत है। लेकिन ये कि हमारा जो 1,000-1,500 बंदा जो हमारा रूलिंग एलीट है, उन्होंने पाकिस्तान को ये माल बनाया हुआ है। आप देखें वो कितना अरसा, कब पाकिस्तान की जान उनसे छूटती। आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है कोई इंटरनेट का इशू हुआ है, तो आ जाते हैं तार साहब दोबारा। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही तार आ साहब? रही, बिल्कुल आ रही। आपकी स्क्रीन थोड़ी सी। आ रही। जी सर। अरे तार साहब ये बताइए, चल गया, ये बात तो हो गई, पाकिस्तान तो चल रहा है। अभी मैं देख रहा था यहाँ पे अमेरिका में आपसे भी मुलाकात हुई है, और ये जो यूएस के इंडियन एम्बेसडर हैं यहाँ पे संधू साहब, वो यूएस नेवल एकेडमी विजिट करके जो उनके पुराने इंडियन डिसेंट के लोग हैं उनसे राब्ते कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर इंडिया तो बहुत करीब चला गया है, और बल्कि जो नई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इन्होंने अनाउंस किया उसमें वो कह रहे हैं कि हम भारत को रीजनल लीडरशिप दे रहे हैं। एक तरफ इंडियन एम्बेसडर अमेरिका में इतना इंग्रेस कर रहा है, और हम वहां पे इस्लामाबाद में बैठ के एंटी अमेरिका बैशिंग कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की अमेरिकन पॉलिसी और इंडियन इन्फ्लुएंस को अमेरिका में किस तरह देखते हैं? ये चीमा साहब, इसका कंपैरिजन बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप अपने कुरैशी साहब को डॉक्टर जयशंकर के साथ कंपेयर कर लें। वो मुल्तान से आगे उनकी सोच नहीं है। और डॉक्टर जयशंकर जो कि मेरा मकसद एक बहुत मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, उनके फॉरेन विजिट जरा देख लें। और अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ पे तरनजीत संधू साहब जो कि इंडियन एम्बेसडर हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे वाशिंगटन डीसी के डिप्लोमेटिक हलकों में मेरा बड़ा काफी अरसे से उठना बैठना है, और जब भी मैंने कंपैरिजन किया, ना सिर्फ वो नेवल एकेडमी गए हैं और उन्होंने अपने इंडियन डिसेंट के नेवल ऑफिसर से मिले हैं, मैं अक्सर ये सुनता रहता हूं कि इंडियन एम्बेसी के अंदर जो इंडियन अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो जा रहे हैं। जो थिंक टैंक्स, हडसन इंस्टीट्यूट हो गया, कार्नेगी मेलन हो गया, ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट हो गए, यहाँ पे जो इंडियन अमेरिकन है उनको इंडियन एम्बेसी में बुलाया जाता है, वहां पे सफीर साहब की रेजिडेंस पे बुलाया जाता है। यहाँ बिजनेस टाइकून है जितने, मैंने कई दफा देखा है कि जब मोदी साहब आते हैं तो जो इंडियन अमेरिकन सीईओ है वो आते हैं। लेकिन ये कि हमारा जो एक सिलसिला है, वो मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। खान साहब एक दफा आए यहाँ पे, तो खान साहब अमेरिकन, जब पाकिस्तान एम्बेसी में जब बैठे, इन्होंने अपना दरबार लगाया वहां पे एम्बेसी के अंदर, तो मुझे एक सिगरेट सर्विस वाला मेरा पुराना वाकिफ था अमेरिकन, उसने कहा यहाँ इस तरीके से खिलाफ वर्जी प्रोटोकॉल की जा रही है कि हमें बगैर बताए लोगों को लाया जाता है और सिर्फ फोटो आप करते हैं, वो फोटो खिंचा के निकल जाते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि वो लोग कौन है।
और यहाँ पे जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी डिग्नेटरी होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिकन की होती है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ फोटो आता है, फोटो खिंचाना। खान साहब यहाँ पे भी आके मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के बारे में, उसकी जेल के बारे में यहाँ पे तफसील बयान करते रहे हैं कि उनके एयर कंडीशन बंद कर दिए जाएंगे, कि बजाय सोचते यहाँ पे अमेरिकन लोगों से मिलते, पीपल टू पीपल इंटरेक्ट करते, यहाँ के बिजनेसमैनों से मिलते। वो बिल्कुल पीछे से जो पीटीआई के वर्कर थे और जो शौकत खानम हॉस्पिटल के डोनर्स थे, उन्हीं से मिल मिला के वापस चले गए। उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो कि यहाँ पे अपनी सोसाइटी में फाल हैं, उनसे इंटरेक्ट करें। और एक और यहाँ पे मैं कुछ चीजें मेंशन करना चाहूंगा चीमा साहब। पाकिस्तान एम्बेसी का एक प्रोग्राम होता था कि यहां से बच्चों को हर साल गर्मियों में एम्बेसी अरेंज करती थी कि पाकिस्तान टूर पे ले जाया जाता था। लोग पैसे खुद ही देते थे, इट वाज फंडेड बाय देयर ओन पेरेंट्स, लेकिन वो प्रोग्राम बंद कर दिया गया। मैंने कई दफा रिक्वेस्ट की एम्बेसडर साहब को कि यहाँ पे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करें, यहाँ पे सेमिनार कराएं एम्बेसियों के अंदर, ताकि लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस दी जाए, अपनी पाकिस्तानी डायस्पोरा को उन्हें बताया जाए कि हाउ टू बिकम अ पॉलिटिकल लीडर। लेकिन ये तब चीजें होती हैं चीमा साहब जब आपके अंदर नेशनलिज्म हो, जब आप सोचते हो कि आपने पाकिस्तान को सर्व करना है, पाकिस्तान को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। लेकिन अगर ख्वाहिश ये हो, सिर्फ मैंने आपको बताया था कि हमारा रवाज है एक कि पाकिस्तान की एम्बेसियां जितनी बाहर ओवरसीज हैं, उनमें सिर्फ आपकी ब्यूरोक्रेसी के रिश्तेदार, अफसरों के रिश्तेदार या सियासतदानों के रिश्तेदारों को सियासी अपॉइंटमेंट्स दी जाती हैं, और उनका टारगेट ये होता है कि जिस मुल्क में जाते हैं वहां सेटल होने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को सेटल होने की, ग्रीन कार्ड या उनको उनके इमिग्रेशन के इंटरेस्ट होता है। वो जो शहजादे यहाँ पे भेजे जाते हैं, वो सिफारिश पे आते हैं, वो शिनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट नहीं बना सकते। फॉरेन पॉलिसी किस तरह वो लोगों को बताएंगे हम क्या है? हम तो अब शिनाख्ती कार्ड से और पासपोर्ट से आगे नहीं जा पा रहे। हमारे जाके डिप्लोमेटिक मिशन ने एंगेज करना लोगों के साथ, ये तो बहुत बड़ा एक स्टेप होगा मेरे ख्याल में, बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। लेकिन मैं चीमा साहब जितना भी कहूं ये कम है। हमें सबसे ज्यादा अशद जरूरत दो चीजों की है, नेशनलिज्म की और खौफ खुदा की। अब वो पता नहीं हमने कहां से इंपोर्ट करना है उसको, लेकिन अभी तक भी जो पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस देखें तो वही चल रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह आप देख रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आप एक हाथ से आप चाइना से पैसे मांग रहे हैं, आईएमएफ के पैकेज का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आप रशिया से पैसे मांग रहे हैं, उसके बाद काजकिस्तान से पैसे मांग रहे हैं। आपने मेरे ख्याल में कंट्री तो छोड़ना ही कोई नहीं ना, मेरा 200 मुल्क है। खान साहब क्या अगले भी कुछ वजीर आजम, मेरा ख्याल इनको कम से कम 25-30 साल और चाहिए बारी बारी हर मुल्क से कर्जा मांगना। और मजे की बात यह है कि कर्जा मैंने अगले दिन बताया जो चाइना से ले रहे हैं 14% इंटरेस्ट रेट है, वापस देने के लिए थोड़ी ले रहे हैं। और जब से खान साहब चाइना से वापस आए हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां जो है उनमें हिलचुल शुरू हो चुकी है, वहां पे प्राइसें बढ़ रही हैं घरों की। अच्छा तार साहब, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि अमेरिका चाहता है कि भारत को खित्ते में रीजनल लीडरशिप दी जाए। अच्छा, ये पाकिस्तान की आपको पता है कि एक शुरू से ये पॉलिसी रही है, और हम ये कहते रहे हैं कि हम इंडिया को वो एक पैरिटी में देखना चाहते हैं। हम इंडिया का वो जो पुलिसमैन का रोल है खित्ते में, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अब अमेरिका ने आज जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी दी है, मैंने वो सारी 19 पेजेस की रिव्यू की आज। उसमें वो कहते हैं कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन से हमने फैसला कर लिया था कि हमने खित्ते में इंडिया को रोल देना है। अच्छा, एक वो तारड़ साहब कह रहे हैं इंडिया को खित्ते में रोल देना है, दूसरा वो कह रहे हैं कि इंडिया के राइज को हमने और सपोर्ट करना है। तारड़ साहब, यहाँ पे पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं? अगर इंडिया को वो खित्ते में लीडरशिप रोल देगा तो हमारे लिए तो आर्म्स रेस हो सकती है, डायरेक्ट कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? हम फिर कंप्लीटली चाइना के ब्लॉक में चले जाएंगे या कोई प्रोटेस्ट करेंगे? कैसे समझते हैं आप इसको? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कुछ अक्लमंद लोग अभी हैं, कुछ मौजूद हैं जो समझते हैं कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप भी होने चाहिए। अब मैं उस पर थोड़ी सी तवज्जो ये देना चाहूंगा कि आपकी अमेरिका के साथ रिलेशनशिप इतने इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ योर आर्मी ऑफिसर्स दोज आर एजुकेटेड बाय अमेरिकन वॉर कॉलेजेस। आपके सबसे ज्यादा आर्मामेंट्स जो है सारे अमेरिकन मेड है। आप उनको खत्म करना चाहेंगे, आप खत्म करेंगे, और या फिर आप ये देखें कि आपके लिए अमेरिका टेक्नोलॉजी वाइज कितना इंपॉर्टेंट है। चाइना की सारी ग्रोथ जो है वो अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट की बेस पे हुई है।
और दूसरा अमेरिकन हिस्ट्री देखें, 50 साल की उनकी हिस्ट्री है, आज तक कोई किसी एलाइज के लिए वो अपने बॉर्डर से बाहर निकल के उन्होंने जंग नहीं लड़ी। उनकी आइडियोलॉजी देखें कि जो कुछ भी है इकोनॉमिक बेस है, इंटरेस्ट बेस है, उनके कोई मॉरल्स नहीं है, या अपनी कोई आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप ये देखें, अगर चाइना बिलीव करता है कम्युनिज्म पे, तो कितने कंट्रीज को कम्युनिस्ट करने की वो ट्राई कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक है, नॉर्थ कोरिया का एक लेवरेज है, उसको वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, उससे आगे वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे। कोई भी उनकी रिलेशनशिप देख ले, किसी बेस पर भी कुछ भी नहीं है। तो इन बेसिस पे मैं हमेशा ये शोर डालता था कि आपने आईफोन बनाने वालों को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वालों से दोस्ती लगा ली है। लेकिन मुझे जो उसके बाद मैंने रिजल्ट निकाला है चीमा साहब, कि हमारा तरीकाकार क्या है, हमारे जिस मुल्क से पैसे मिल रहे हैं उनसे रिलेशनशिप होते हैं, जो पैसे ना दे, जवाब दे दे, उनसे दुश्मनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारा तो डॉलर बेस पॉलिसीज है सारी की सारी। आप देख लें, अमेरिका अगर आपसे पैसे ना दे तो आप, अगर वो अंडे ना भी मांगे, आप कह देते हैं डेफिनेट इन दैट। आप उनके शैकल कहते हैं, शैकल से निकल आए हैं। आप उनकी अमेरिका बैशिंग शुरू कर देते हैं हर जगह पे खड़े होके, सिर्फ वजह यह है कि अमेरिका पैसे नहीं दे रहा। तो ये अच्छी पॉलिसी नहीं है। लेकिन ये कि उसमें खैर पाकिस्तान का कसूर भी नहीं है। आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, जियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप, कहते हैं जी हम ट्रेड शुरू करें। भैया आप क्या बेचोगे यहाँ पे? या तो आपके पास कोई प्रोडक्ट हो जो बेचे आप यहाँ पे। आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन वीट आप इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम आप एक एग्रीकल्चर कंट्री है, कॉटन आप इंपोर्ट करते हैं। आपके पास है क्या लेदर की जैकेटों के अलावा दूसरी चीज ही कोई नहीं, आप क्या बेचेंगे यहाँ पे? जैकेटें कितनी बेच लेंगे आप? या फुटबॉल आपके बिकते हैं? फिर आप सोचें तो सही, कभी आपने तवज्जो दी है कभी आईटी के किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना है? खान साहब आप जरा देखें, आपकी बिजली कितनी महंगी है, वो कंपेरेटिव ही नहीं है कि कोई चीज मैन्युफैक्चर की जा सके वहां पे। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज देखें अपनी, रेड टेप देखें। आपके पास सी पैक बनने वाला था, सिर्फ आपकी करप्शन की वजह से बंद हो गया वो। तो अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े सख्त तरीके से ओवरहाल की जरूरत है। लेकिन वो ओवरहाल सिर्फ कोई पाकिस्तानी कर सकता है। ये जो आपके इंपोर्टेड लीडर है ना, इंपोर्टेड, जिस तरह आपको पाकिस्तानी कौम को शौक पड़ गया है इंपोर्टेड चीजों का, आपको पाकिस्तानी लीडर को ढूंढना पड़ेगा जो पाकिस्तान के लिए मुखलस हो, जिसके बच्चे पाकिस्तानी स्कूलों में पढ़ रहे हो, जिसकी जायदाद और सारा मरना जीना पाकिस्तान के साथ हो। मुझे आज की खबर पता चली है, मैं शॉक हो गया हूं कि हमारे जस्टिस गुलजार साहब जो है वो अमेरिका पहुंच गए पमार फैमिली। अगर ये इस तरह ये आपके मॉरल्स हैं, ये आपके फ्यूचर हैं कि पिलर एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता, अभी हफ्ता हुआ रिटायर होने, वो अमेरिका पहुंच चुका है। तो इनके फैसले कौन करेगा? ये कहां से ये सारा कौन करेगा? मैं तो 32-35 साल से देख रहा हूं कि अमेरिका में, बल्कि मैं कई दफा मैंने कहा है कि मैं 18-18 ग्रेड के अफसर देखता हूं जिनके बच्चे यहाँ पे 1.5-2 लाख डॉलर उनका साल का खर्चा है। लोगों के खून पसीने की कमाई तो वो मेरा मसला वो लाते हैं यहाँ पे। और मैं गलत, चीमा साहब, हर पाकिस्तानी को पता है इस बात का। आपका आखिरी जो कपड़े फाड़े हैं हरीम शाह ने लंदन में फाड़े बैठ के। उसने कहा ये पाउंडों की, ये ढेरियां पाउंडों की मैं लेके आया हूं, कोई माई का लाल अगर पैदा हुआ है तो मुझे हाथ लगा के देख ले। उसकी फोन के अंदर आपकी सारी कैबिनेट की जान मौजूद है। और फैटफ में आप पे पाबंदियां फैटक की लगी हैं, फैटफ देखें आप तो। और आईएमएफ के अंदर में जो उनकी शरायत है वो फैटफ में उनका जोर है ज्यादा, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग पर है। इनको चाहिए था हरीम शाह का नंबर देते आईएमएफ वालों को, कहें जी इससे, ये हमारी लीडर, ये इससे बात करें, नेगोशिएट करें। ये चीमा साहब सीरियसनेस ना होना, मेरा मकसद है। शेख रशीद साहब ने कह दिया जी 50 दिन लगेंगे। अब मैं बात सुन लें चीमा साहब, आपकी हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल फ्यूचर के एलिमेंट्स क्या हैं? कहते हैं जो कुछ होना है फरवरी मार्च में होना है, क्योंकि अप्रैल में रोजे आ जाने, उसके बाद गर्मी बहुत हो जानी है, फिर उसके बाद इनकलाब नहीं आ सकता। हाँ, मौसमों के साथ अंदाजा लगाएं आप कि मौसमों के साथ आपका सियासी फ्यूचर जुड़ा हुआ है। अंदाजा लगाएं आप, अंदाजा लगाएं। और जो 3-4 फैमिली बिजनेस जिनका सियासत, भुट्टो खानदान है, चौधरी ज़ोहरलाई खानदान है, नवाज शरीफ खानदान है, सियासत तो मैं इसको कहता ही नहीं ना, ये तो फैमिली अफेयर है, ये फैमिली अफेयर। वो उन्होंने कहना जी आप जो कुछ करना है रोजा तो पहले कर लो, फिर अफ्तारियां मौसम आ जाना, उसके बाद गर्मी इतनी हो जानी कि उसके बाद रेवोल्यूशन या मार्च मूर्च नहीं हो सकता उसके बाद। रेवोल्यूशन सर्दियों में आना चाहिए।
तो ये कौमियत सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान, और दूसरा ये कि हर पाकिस्तानी को पता है मसाइल क्या है, हल नहीं है इनके पास, और ऊपर मफलूज है, एक हाइब्रिड निजाम है। मेरा मकसद है हाइब्रिड निजाम है, उसका अब कोई पता नहीं चलता फैसला करने वाले कौन है। वो कभी कोई कह देता है खलाई मखलूक है, कोई कहता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कोई कहता है हमारे सर पे हाथ रख के लाए हैं। कोई समझ ही नहीं आ रही कि डिसीजन मेकर कौन है, ये गाड़ी खड्डे में डाली किसने है, निकालनी किसने, कोई समझ से बाहर है चीज। अच्छा तारड़ साहब, अपनी पाकिस्तान की रीजनल और लोकल पॉलिटिक्स से बाहर आते हैं। इधर अमेरिका में आप देखें कि ये जो यूक्रेन का मसला है, मैं तो इंटरनेशनल मीडिया खासकर ये CNN, फॉक्स न्यूज, MSNBC देख के, या DW या बाकी इंटरनेशनल चैनल्स देख के ये लग रहा है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन में जंग कराए, जो मेरी असेसमेंट है, जो माहौल देख रहा है। बल्कि मैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कह रहा था, वो कह रहा था कि ये जो पैनिक है ये सबसे बड़ा दुश्मन है, पैनिक ना फैलाएं। लेकिन माहौल यहाँ पे इस तरह का है कि शायद लग रहा है कि जंग हो जानी है, और जर्मनी पीछे हट रहा है, रशिया असर्ट कर रहा है। आप कैसे देखते हैं अमेरिका इतनी जंगें करने के बाद? क्या आप समझते हैं अमेरिकन अदारों के अंदर मजीद ताकत है जंग करने की, या वो समझते हैं कि जो रशियन है वो इतने एग्रेसिव हैं कि अमेरिका को असर्ट करना पड़ेगा और अपने इंटरनेशनल रोल एस्टैब्लिश करना पड़ेगा? अमेरिका जो है यहाँ पे वॉशिंगटन DC के अंदर मिला जुला रिस्पॉन्ड है। चीमा साहब, कुछ अमेरिकन ये वॉशिंगटन DC में समझते हैं कि सिर्फ आज तक अमेरिका ने ही जंगों में पैसा खर्च किया है, और जापान, जर्मनी और यूरोप को हम डिफेंस कर करके फिलिपाइन का हम थक चुके हैं, और इससे हमारी इकोनॉमी पे भी असर है। तो इसलिए चाइना और रशिया को वॉर्स के अंदर धकेला जाए ताकि हमें कैचअप टाइम मिले, ताकि इनकी इकोनॉमीज भी खराब हो। एक तो ग्रुप ये सोचता है। दूसरा जो है, मेरे ख्याल में इस वक्त अगर मुझसे पूछें तो अमेरिका भागने में, दुम दबा के भागने के एक्सपर्ट हो चुके हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान से ये भागे हैं, मुझे जनरल मिली की अगले दिन स्टेटमेंट आई, जो उन्होंने कहा जी, पहले उन्होंने स्पेकुलेट किया कि 72 आवर्स में कीव गिर जाएगा और 25,000 अमवात होंगी यूक्रेन आर्मी की। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आपका अपनी असेसमेंट तालिबान के बारे में तो ठीक नहीं थी, इनको क्यों रिवाइज कर रहे हो भी आप? वो आप कहते थे जी वो हफ्ते बाद, महीने बाद आएंगे तालिबान, वो उससे पहले आ गए थे। उसके बाद जनरल मिली साहब ने एक स्टेटमेंट कल परसों के, एक्साइटेड ये है कि सारे अमेरिकन 48 आवर्स में निकल जाए वहां से, तो वो बिल्कुल घंटों के हिसाब से दाखिल होने वाले हैं। और उसमें इसमें अमेरिका वीक नजर आ रहा है, इनके एलाइज उनको छोड़ चुके हैं। जर्मनी, फ्रांस और यूक्रेन, रशिया चारों मिलकर बात कर रहे हैं। इस वक्त यूरोपियन एलाइज यूरोप का हल खुद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाइडेन साहब जो हैं उनके पास कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। चीमा साहब, मेरा जो जो इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि बाइडेन साहब शिकागो, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर में अमेरिकन सिटीजन तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये यूक्रेन को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? ये तो मर्दे बीमार है। जितने बाइडेन साहब ज़ईफ हो चुके हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की सोचें भी ज़ईफ हो चुकी हैं, क्योंकि इनकी टोटल इस वक्त जोर जो है, अगले दिन एक मैं रिपब्लिकन सेनेटर की बात सुन रहा था, वो कह रहा था कि कम्युनिज्म को, चाइनीज पार्टी को इतना उससे फैंटेसाइज किया जा रहा है कम्युनिज्म को, कि अमेरिका जल्दी से जल्दी सोशलिस्ट और कम्युनिज्म की तरफ चला जाए। आप सोच नहीं सकते, डिफेंस इस वक्त ना तो डेमोक्रेट पार्टी का के मैंडेट का हिस्सा होता है डिफेंस और पेंटागन, और ना ही विल है इस वक्त। बिल्कुल बराक ओबामा के अजीज सारे गवर्नमेंट को चला रहे हैं, और आपने अगर इनको समझना हो तो बराक ओबामा की देख लें, अपोलोजेटिक गवर्नमेंट थी, ईरान को पैसे दिए जा रहे थे, एंटी इजराइल थे और जंगों के खिलाफ थे, मुसलमानों के भी खिलाफ थे। आप उसको अंदाजा लगा लें तो आपको बिल्कुल नजर आ जाएगा जो कुछ वो थे। आप वेंडी शर्मन देख लें, आप टोनी बिल्कन देख लें, ये सारे ओबामा पीरियड की पैदावार है, और वही इस वक्त सारे शार्ट्स जो हैं वो कॉल कर रहे हैं। यूक्रेन को तो इन्होंने बिल्कुल अबेंडन कर दिया, ट्राई कर रहे हैं कि रशिया वहां आए और फंसे वार में आके, लेकिन पुतिन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, जिसकी ट्रेनिंग KGB ने की है, और वो उसको पता है कि व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर देयर वीकनेसेस। मेरे ख्याल में जिस तरीके से नेटो को वो आगे से थ्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने क्रीमिया को टेक ओवर किया, जिस तरीके से उन्होंने सीरिया में जाके नेवल बेस बनाई, मेरे ख्याल में दे हैव देयर अपर हैंड। चलिए, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये सिचुएशन बड़ी
डेलिकेट है, और जिस तरह वेस्टर्न मीडिया इसको पोर्ट्रे कर रहा है और पैनिक नजर आ रही है तो एलाइज के अंदर, इसका फ्यूचर में पता है। थैंक यू वेरी मच तारक साहब फॉर योर टाइम। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।